चलो शुरू करें। सो विल स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। ठीक है, मैंने तुम लोग के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने वैसे रखी है सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये पैसेज मैंने ऊपर रखा है और उसके नीचे के क्वेश्चंस नीचे रखे हैं। मोर और लेस एक्चुअल कैट में भी या एक्चुअल सीईटी में भी ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन हो या लोकेशन जैसा उन्होंने रखा है वो थोड़ा सा आगे पीछे रहेगा या साइड में रहेगा। मैंने ऊपर नीचे रखा है, सो आई हैव केप्ट इट वर्टिकल, इट मे बी हॉरिजॉन्टल, सो इट विल बी मोर और लेस ऑन द सेम लाइंस। सो और हमें बहुत तकलीफ होती थी ना कि पैसेज पढ़ो फिर ऑप्शंस पे जाओ, तो मैं बोला कि चलो लेट्स मेक इट लिटिल सिंपल, और इसलिए मैंने ये थोड़ा सा मेहनत करके आपको क्वेश्चन और हैं। कौन क्या चिल्लाया? चलो ठीक है, एवरीबडी ओके नो? फाइन। So let's start with today's topic. It's called as reading comprehension, wherein मेरे यहाँ पे सिर्फ मैं ही चिल्लाता हूँ। एजम्पशन मत कर, एजम्पशन पे दुनिया चल रही है, अपने को एजम्पशन नहीं करने का है ना। एजम्पशन पे तो सबकी लगी पड़ी है। एजम्पशन में लोग क्या क्या सोच लेते हैं, फिर रियलिटी पता चलती है अरे भाई ये वैसा कुछ है ही नहीं, पर एज्यूम करके पूरी किताब भर देते हैं हम, है ना। तो वो सब चीज़ हमें नहीं करना है लाइफ में। एजम्पशंस पे लोग बहुत एज्यूम कर लेते हैं भाई लाइफ में। कोई हंस के बात करे तो लोग एज्यूम कर लेते हैं, तो मेरा कहना रहता है कभी एजम्पशंस पे मत रहो भाई, है ना। बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज, यू नो, हर किसी का अपना अपना रहता है ना। हाँ बाप रे, बहुत डेंजर रहता है वो सब। चलो पढ़ाई पे ध्यान देते। नहीं यार, नहीं एजम्पशन में आजकल वीडियो बनाने को टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये पैसेज में आपको तीन चीज़ करनी है। पहला चीज़ रहेगा आपको इसका टाइटल ढूंढना है, समरी ढूंढना है, और उसके बाद आपको इसके तीन और चीज़ जवाब देने होते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, थीम ऑफ द पैसेज, ये सारी चीज़ें। तो जितने लोगों ने मेरा पहले के लेक्चर्स बैठे रहेंगे, और दोज हैव अटेंडेड माय फर्स्ट लेक्चर्स, जब मैंने इनको आपको पढ़ाया था पैराग्राफ समरी, या फिर मैंने आपको पढ़ाया था सेंटेंस कंप्लीशन, ये सब चीज़ें पढ़ाई थी, तो वो लोग जिन्होंने ये लेक्चर्स बैठे हैं उनको थोड़ा सा ये आसान जाएगा। ठीक है, उनको थोड़ा सा ये आसान जाएगा, बट फिर भी अरे फुल रिकॉर्डिंग पे, मतलब आजकल कुछ भी हो, पहला मैं रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूँ सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यू विल कीप ऑन गेटिंग ऑन रिकॉर्डिंग लेक्चर्स, बट मेरा ये कहना है कि अंडरस्टैंड दिस व्हाट एग्जैक्टली वी आर सपोज टू डू हियर। ठीक है, तो जब भी आप ये पैसेज पढ़ोगे, वेन एवर यू गो थ्रू दिस पैसेज या पैराग्राफ पढ़ते हो, हमें जब इसे कहा जाता है सूटेबल टाइटल, तो हमें फिल्मी टाइटल नहीं देना है। ठीक है, वट एवर इज बिन मैंशनड इन दी पैसेज, बेस्ड ऑन इट उसका एक वन लाइनर में हमें उसे टाइटल देना होगा। सो वी कांट गिव अ फिल्मी टाइटल, और वी कांट गिव एकदम ऐसा खतरनाक वाला टाइटल कि जहाँ पे मतलब कुछ वाव फैक्टर क्रिएट करे। नहीं, हमें वाव फैक्टर नहीं, हमें सिर्फ मार्क्स चाहिए। ठीक है, सो वट एवर इज बिन मैंशनड इन दी पैसेज, उसका वन लाइनर में जो तुम उसे बता पाओ, दैट इज कॉल्ड एज द टाइटल फॉर दी पैसेज। ठीक है, ये रहता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज? सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज क्या रहता है कि जो पैराग्राफ में या ये जो पैसेज है, इस पैसेज में आपको उठ कर दिखता है, समथिंग दैट इज हाईलाइटेड एवरीवेयर, समथिंग दैट इज द that author is trying to convey, that author is trying to tell you, that is called as central idea of the passage. ठीक है, central idea of the passage, that is what we call it as central idea of the passage. It does not mean the first half of the passage, the last half of the passage, the middle of the passage. It means the complete passage and what does it actually talk about. So that is where we come with the central idea of the passage. The third would be summarize. Now how do we summarize? मैंने last time भी बता दिया था, I am telling you again. जब भी आप पैसेज पढ़ते हो उसके की पॉइंट्स जो होते हैं आप उसे लिखते जाओ।
ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन, मे बी इन वर्ड्स हो, मे बी इन लाइन्स हो, जैसा हो, नो यू ट्राई टू राइट इट डाउन, जितना आप लिखोगे इतना आपको ईजी रहेगा. अब समरी डजेंट मीन you have to elaborate the entire thing, or you have to give every single or minute details of the passage. जिन लोग ने समरी की थी उनको पता रहेगा. क्रिस्प फॉर्म में, यस, क्रिस्प फॉर्म में हमें आइडेंटिफाई करके उसे प्रेजेंट करना होता है. वन ऑफ द बेस्ट समरीज पॉसिबल. दूसरी एक चीज़, जब हम समरीज पे जाते हैं तो एक चीज़ हमें ये भी देखना है, जहाँ पे एग्जाम्पल्स आते हैं तो वी से दैट दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द समरी. एक और चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे भी एग्जाम्पल्स आते हैं उसको हम समरी करके नहीं बताते, और वी कैन नॉट कॉल इट एज अ समरी. ठीक है, दिस इज लाइक ये 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, यही सब जगह पे रिपीट होगा. सो आई एम गोइंग टू टेक योर प्रैक्टिस. उसके बाद रहेगा ये 3 चीज़ें, सेंट्रल, रिडंडेंट एंड एंसिलरी. सेंट्रल मतलब क्या, अगर वो लाइन पैसेज में दिखाई गई हो या आप पढ़ चुके हो तो उसको हम कहते हैं सेंट्रल ऑफ द पैसेज. इफ इट रिप्रेजेंट्स इन द पैसेज उसको हम कहते हैं सेंट्रल ऑफ द पैसेज. रिडंडेंट मतलब जो है ही नहीं, ठीक है, जो पैसेज में है ही नहीं उसे हम कहते हैं रिडंडेंट. जो पैसेज में है ही नहीं जो उसको हम कहते हैं रिडंडेंट, है ना. आप किसी को चाहते हो, उसके दिल में आप हो ही नहीं, रिडंडेंट. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज रिडंडेंट. वो पैसेज में है ही नहीं, काल्पनिक चीज़ें हैं, तो उसको हम कहते हैं रिडंडेंट. एंसिलरी इज अ सपोर्टिव स्टेटमेंट. मे बी अगेन मैंने आपको एक चीज़ पढ़ा दी थी, प्रोबेबली ट्रू. ठीक है, जो मैंने चीज़ पढ़ाई थी प्रोबेबली ट्रू मतलब लिखा नहीं होता है, बट उसके कुछ हाइलाइट्स देखकर हम ये जान सकते हैं कि यस दिस इज व्हाट द पैसेज इज ट्राइंग टू कन्वे. ठीक है, यहाँ तक समझा सबको. एंसिलरी इज लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड, बट यस विद प्रैक्टिस इट विल बी ईजी. सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट. हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आ भी जाएगा. ठीक है, सो ओनली थिंग यू हैव टू डू इज लिटिल वर्क आउट इन दिस एरिया. इधर तक सबको समझा? किसी को कुछ सवाल? टाइटल, टाइटल मैंने कहा ना कि टाइटल शुड नॉट बी फिल्मी. ठीक है, द सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैसेज मतलब ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद हमें एक वन लाइनर पे आना है जिसको हम कहते हैं टाइटल. ठीक है, वन लाइनर पे आना है जिसे हम कहते हैं टाइटल. ना वी कांट से कि थोड़ा सा मैं इफेक्टिव बनाऊँ या वाव फैक्टर क्रिएट करूँ, है ना. अपन करण जौहर नहीं है, होना भी नहीं चाहिए. ठीक है ना, हम कोई डायरेक्टर है या कोई बहुत बड़े संजय लीला बंसाली है. ठीक है, वी आर नॉट हियर टू नेम इट इन लाइक द मोस्ट, है ना. तो हर चीज़ को हम एक चीज़ बताते हैं कि वन लाइनर में उसे बताएंगे कि दिस इज कॉल्ड एज द टाइटल. ठीक है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज टाइटल, समराइज, समरी और tone of the passage. That is what we call it as reading comprehension. Third part. Which part, Nidhi? Which part? Ayat. It is there in their question books. Third part means what do you mean to say? Central हुआ, summarize हुआ, कौन सा? Ancillary. This one. This is like it is not mentioned in the passage. ठीक है, it is not mentioned in the passage, but after you read, after you go through the passage, you can understand that somewhere the author is trying to talk about it. It may not be real. जैसा for example मैं supportive statements या supportive statements को हम कह सकते हैं ancillary. For example चलो इसका आंसर मैं बताता हूँ. The net financial loss of 300 million pounds was a result of bad investment policy. अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वी ओनली सी दैट द नेट फाइनेंशियल लॉस वाज देयरफॉर अप्रॉक्सीमेटली 300 million, है ना. तो ये लिखा हुआ है. एंड इफ यू रीड द एंटायर पैसेज वी कम टू नो कि इट वाज, ये नहीं लिखा है कि इट इज अ बैड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बट लिखा है कि देयर इज सम इन्वेस्टमेंट विच वाज बीन मेड और वो इन्वेस्टमेंट अपना खराब हो चुका है. सो बेस्ड ऑन इट वी कम टू द कंक्लूजन यस दैट देयर इज सम प्रॉब्लम, और इसलिए हम कहते हैं कि दिस स्टेटमेंट कैन बी एन एंसिलरी. ठीक है, कि दिस इज एन सपोर्टिव स्टेटमेंट टू वॉट एवर इज बीन मेंशन्ड इन दी पैसेज. ठीक है, सेंट्रल मतलब जो पैसेज में लिखा हुआ है. सो एनीथिंग दैट इज रिटर्न इन दी पैसेज वी कॉल इट एज द सेंट्रल ऑफ द पैसेज.
रिडंडेंट जो नहीं लिखा हुआ रहता है उसको हम कहते हैं रिडंडेंट। ठीक है, समझा यहां तक? शुड वी स्टार्ट? चलो स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। दिस इज योर पैसेज। अगर आपको पढ़ के हो गया रहेगा, यू वांट मी टू स्क्रॉल डाउन, तो मुझे बताओ, आई विल स्क्रॉल द पैसेज, गो थ्रू इट। अरे इतना तो पढ़ो, फिर आगे का स्क्रॉल करता हूँ। नाम है। लाइट्स बहुत कम है। फ्रेजाइल मतलब कांच की कोई चीज होती है तो हम बोलते हैं ना, इट्स अ फ्रेजाइल, इट कैन बी ब्रोकन। हैंडल विथ केयर, इट्स फ्रेजाइल, ऐसा लिखते हैं ना। Okay, Siddhi says it's 3, Jugal says it is 3. 3. Mm-hmm. 3, 3. Okay. Nimesh says it's 3. Okay, Tejas says it's 4. Devish says it's 4. Vishal says 4. Okay. Gunjan says it's 4th. Okay.
Aditi, fourth. Yojana, where is Yojana? Krupa says it's 4. Yojana, Ritika, Srishti, Omkar, good. Rachit, very good. Uselessness, pointless. Divya says it's 4. Ritika says it's 3. 4th. Kritika, Vishakha. चलो कोई बोल रहे थे फ्यूटिलिटी ऑफ वॉर और कोई बोल रहे थे इकोनॉमिक डिप्रेशन इन ग्रेट ब्रिटेन. ठीक है, है ना. यहां से हम थोड़ा सा पढ़ लो. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि यार ये सबसे बड़े इन्वेस्टर होते, पता है ना, सबने हम लोग पे राज किया, लगान भुवन खेला था इनके खिलाफ, तब जाके आज़ादी मिली, है ना. तो दे वर द पीपल हु वर द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स एंड स्टाफ. और वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रॉम बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओवरसीज इन्वेस्टर बिकम द वर्ल्ड बिगेस्ट डेब्टर्स विद इंटरेस्ट पेइंग फॉर्मिंग अराउंड 40% ऑफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग. Foreign peak 19, while the value of pound sterling consumption fell by 61.2%. The form of free German coal depressed the local industry, precipitating the 1926 general strike. British private investors abroad were sold, raising sub 2 years investment. The net financial loss was therefore 300 million less than 2 years, or compared to the pre-war average rate, more than replacement, and material loss was slight, the most significant for most of this was between 1918 and all immediately after the war. Most of this was replaced in 1918, and this talks about 1920s, 1918, and all immediately after the war. The military historian Crowley Bennett has argued that an objective through the Great War is in no way inflicted crippling economic damage on Britain, but that the war crippled the British psychology, but in no other way. Less concrete changes include that growing as a Commonwealth nation, battles such as Australia and New Zealand led to increase national pride and greater resistance to remain subordinate to diplomatic autonomy in 1920. These battles were often the power during the war. Traditionally loyal dominance such as Newfoundland were Britain's disregard for their soldiers eventually leading to the war. The population in this country became aware of their own power and Britain's fragility. Why do you think it is economic depression in Great Britain? We want a title. ठीक है, we want a title. The futility of the war मतलब दूर दूर तक नहीं है ना. Economic depression in Great Britain is still accepted and somewhere close to. What is the meaning of futility? It is pointless. Pointless war we can say. वो तो यहाँ. Hello sir. Yes तेजस बोलो. इकोनॉमिक डिप्रेशन चूज किया क्योंकि वहाँ पे मेंशन किया डिप्रेस इन लोकल इंडस्ट्री, नेट फाइनेंशियल लॉसेस हुए, इन्वेस्टमेंट के रॉन्ग डिसीजंस हुए, दैट्स व्हाई चूज फॉर द इकोनॉमिक डिप्रेशन. बट ये कब हुए? दैट इज लाइक ऑल इमीडिएटली आफ्टर द वॉर. हाँ, है ना. सो व्हाई नॉट, व्हाई कांट वी चूज द टाइटल एज द आफ्टरमाथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन ब्रिटेन. ब्रिटिश लोगों की ये कंडीशन, दिस इकोनॉमिक डिप्रेशन किन चीजों के वजह से हुई? ठीक है, why it all happened? Yes, if it is not 3, it is 1. क्या मेंशन नहीं किया? ये क्या है? 1918 में कौन सा वॉर हो गया था? 2 ही वॉर हो गया इंडिया वर्ल्ड में. विच वॉज द फर्स्ट वॉर, और उसका टाइम क्या था? हाँ, ये ऐसा कैट को एक्सप्लेन करने का, हमको ऐसा सब याद नहीं रहता है, ये गलत है ऐसा सब नहीं पूछने का, है ना. चलो फोकस हियर. ये चीज़ हर किसी को याद होनी चाहिए. ठीक है, यू कांट प्ले ओवर हियर बाय सेइंग यार ये कितना किसको याद रहता है. हमें नहीं रहता है, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनको ये सब याद रहता है.
ठीक है, कौन बनेगा करोड़पति पे जाके तो लोग को वो क्या क्या याद नहीं है, ठीक है। सो दिस पैसेज इज द आफ्टरमाथ, इज द इफेक्ट्स, आफ्टरवर्ड्स इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स, है ना, प्यार के साइड इफेक्ट्स, आफ्टर द लव द साइड इफेक्ट्स। सो इन द सेम वे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या क्या साइड इफेक्ट्स हुए, व्हाट आर दी साइड इफेक्ट्स, ये क्या क्या साइड इफेक्ट्स हुए, उसके ऊपर ये पैसेज है, उसके ऊपर ये कहा गया है कि दिस इज ऑल हैपेंड इन ब्रिटिश, इन यूके, द पोस्ट वर्ल्ड वॉर इफेक्ट, उसको कहते हैं द आफ्टरमाथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन ब्रिटेन। और तब उस एंगल से तुम इस पैसेज को पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो एवरीथिंग। फर्स्ट लाइन ही कहता है, यू नो, इट इज नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक डिविडेंड, यूनाइटेड किंगडम फंडिंग द वॉर हैड सीवियर इकोनॉमिक कॉस्ट, तेजस, है ना, फंडिंग द वॉर हैड ए सीवियर इकोनॉमिक कॉस्ट एंड दैट्स व्हाई ये इकोनॉमिक हुआ। बट यस, कब हुआ, आफ्टर द वॉर, नो। सो वील हैव टू हाईलाइट द वॉर पॉइंट, समझा एवरीबॉडी? गुंजन, गुंजन आपको समझा? प्रियांशी, वेरी गुड। पोस्ट वॉर ग्रेट ब्रिटेन, पोस्ट वॉर इज एन हाफ थिंग, इट डजंट से द इफेक्ट्स, पोस्ट वॉर इज एन हाफ थिंग। हमको टाइटल क्या चाहिए था, मैंने क्या बोला था, हम संजय लीला बंसाली नहीं है, हमको ऐसा मस्त एकदम सॉलिड नाम चाहिए, है ना। तो हम लोग को ऐसा सॉलिड नाम नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए कि 1 लाइन में हम एक्सप्लेन करें ये पैसेज को। सो 1 लाइन में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पैसेज को, तो क्या आता है, तो आफ्टरमाथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन ब्रिटेन, पोस्ट वॉर ब्रिटेन का क्या प्रॉब्लम्स हुआ उसके बारे में ये पैसेज है ना। बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी पद्मावती में आय लगाना गलत जगह पे लगा दिए, है ना, तो गलत जगह आय मत लगाओ, ठीक है। जिसको समझा ठीक, नहीं समझा कोई बात नहीं। एवरीबडी, सबको समझा यहाँ तक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? व्हाई डिड वी चूज द पैसेज एज द आफ्टरमाथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 ऑन ब्रिटेन, ठीक है। चलो, सो नाउ लेट्स गो टू द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लाया हूँ, सो डोंट वरी, वी गोना स्टडी, जब तक सबको नहीं आता वी गोना लर्न ऑन दिस, क्योंकि आपके पूरे आगे के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस पे बेस रहेंगे। What is the central idea of the passage? सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया, ठीक है। पूरा आइडिया इसमें क्या है, कम ऑन, थोड़ा सा मेहनत करो, यू आर क्लोज टू इट। ऋतुजा, यू आर क्लोज टू इट, थोड़ा सा मेहनत करो, पैसेज पढ़ो। व्हाट डज द पैसेज टॉक्स अबाउट? Kartiki says as 4, okay. Mansi says as 4th, okay. Sanket says, Sanket, where are you from after a long time? Jugal 4th, Nimesh 4th, Akansha says as 4th, Tejas क्या था? Gokul 4th, Devesh comes as 4th, Vamshi 4th, Srishti says as 4th, Ashish says at 4th, Akshata 4th, Gunjan 2nd or 4th, okay. Aditi 4th, Prachit says as 4th, Ritika says, Yojana, what's your answer? Yojana, Ritika. Vishal says as 4th. Amir, okay, Amir says 4th. Ritika says it as 4th. Rahul says 4th. Yojana says as 4th. Okay. And
सबका आ गया आंसर? यस स्नेहल, ऑलमोस्ट ठीक है. Now what is the central idea of the passage? Central idea, Siddhi says as fifth. Okay, ठीक है. Now what is the central idea of the passage? Central idea of the passage क्या होता है? पूरे पैसेज को लेके पूरा पैसेज हमें किस चीज़ों पे हाईलाइट कर रहा है. देयर आर हाईलाइटिंग पॉइंट्स. ठीक है. द फिफ्थ वन अगर मैं देखूँ, द पोस्ट वॉर बैटल्स एंड अपस्प्रिंग्स इन कॉमनवेल्थ नेशंस आफ्टर द, दिस टॉक्स ओनली अबाउट वन पॉइंट सिद्धि. ठीक है. इट टॉक्स ओनली अबाउट वन पॉइंट अबाउट द कॉमनवेल्थ नेशंस. Is it talking about the entire passage? Is it talking about the economic losses? No. It is talking about only one point. है ना? Second, first वाला बोलते हैं the involvement of the British Empire in the First World War and its effects. ये टाइटल हुआ आपका. ठीक है, जो हम लोग टाइटल ढूंढ रहे थे ना, सेंट्रल आइडिया मतलब वो पैसेज किस चीजों पे हाईलाइट कर रहा है. सो द पैसेज इज हाईलाइटिंग द फोर्थ पॉइंट wherein this says the economic and psychological damage suffered by Britain in the post war era. दो चीजें हुई ना, उसका इकोनॉमिक लॉस भी हुआ है, साइकोलॉजिकल लॉस भी हुआ है ना. सब लोग तब तक सुन रहे थे अरे ब्रिटिश इनसे कोई नहीं लड़ सकता, बट बाद में बोला गया अबे चट इससे तो हम भी लड़ेंगे. सो एवरीबडी स्टार्टेड फाइटिंग अगेंस्ट देम. नो, है ना. तो सब लोग उनके अगेंस्ट फाइट करने लगे. उनको लगा, एंड मोर ओवर देयर इन्वेस्टमेंट्स वर डन, लॉसेस हो चुके थे, पैसे खत्म हो गए थे, कहाँ से लड़ेंगे. You're getting my point. So the fourth one exactly portrays the central idea of the passage. कितने लोगों को नहीं समझा? नहीं जम्मू. स्नेहल, कळालं तुला? स्नेहल, are you there? जम्मू, very good. Good सिद्धि. समझ रहा है? Is it difficult? It's not difficult maybe, but I understand that it may be little tricky to understand, but it is definitely not difficult. ठीक है, it is definitely not difficult. Only you have to understand. जितना ये पैसेज समझोगे ना, उतना जल्दी आपको आंसर. इसके लिए मैंने थोड़ा सिंपल रखा है ताकि आप आगे ऊपर नीचे देख पाओ. ठीक है. किसी को भी नहीं समझा, लेट मी नो. Whoever didn't understand, जिंदगी पजल है रे. ध्यान से देख हर चीज. एवरीथिंग लुक्स लाइक पजल. ठीक है, चलो. आई डोंट वांट टू गेट इनटू फिलोसॉफी क्लास. लेट्स फोकस ऑन आवर वर्बल लेक्चर. ठीक है. एनी क्वेश्चंस? Is everyone okay? This is only the first passage. Maybe when we go with other questions, it will be easy for you to understand. है ना? So Kartiki Sahare, if not wrong, you were the first one to say it as 4 and Kudos, great work. ठीक है? It's a great thing that you could understand it easily. So the third one, which of the following option best summarizes the passage given above? Now this is something that we have practiced earlier, so I think you shouldn't make any mistake in this. Summarize is not in details but a little crisp, and that's how you summarize the passage. Done? किसी को भी कहीं पे भी नहीं समझा तो just ask me. ठीक है? You can message me over here. You can unmute yourself and tell me that you didn't understand. Yes, Visha. Yes, Vamshi. These are the 5 points.
क्वेश्चन ही स्क्रॉल करने बोल रहे हो ना? Summarize. So how do we call it as summarize? Summarize means it covers the passage. ठीक है? It covers the passage. That's how we call it as summarize. Kritika first. Rutika says first. Tejas says first. Chalo. Good. Come on, give me answers. Nidhi, what's your answer? Yojna, Ritika, Amir, Prachit, Sai, Mansi, Swati says as 1, Srushti says as 1, Kartiki as 2, Kartiki says as 2, okay, Akshata says as 1. Everybody, you're done with your answers? Prachit says first. Okay, no problems. Vamshi says second. Okay. Any more? Okay. Now let me come to the answer. Let me come on the answer. Ritika 1. Okay. Siddhi done. Lock. What do you want to lock? First, second, third, fourth, fifth. First. Okay. Let me move on to the passage. I hope you all understood the passage. It talks about United Kingdom funding the war had severe economic cost. Okay, that's where the first part of summary covers the first part of summary. The material loss and everything. Most of this was replaced in 19 immediately all after the war. This is what they say. Then they say British psychology, but in no other way. Less concrete changes, including the growing assertiveness of Commonwealth nations. Battles such as Gallipoli for Australia, New Zealand, and Wimmeridge for Canada led to increased national pride and greater reluctance remained subordinate to Britain, leading to the growth of diplomatic autonomy in 1920. These battles were often decorated and propagated in this nation as a symbolic to their war during the war. Traditionally loyal dominions such as Newfoundland, which is now called as Canada, were deeply disillusioned by the British apparent disregard for their soldiers eventually. Now, does this talk about economy anywhere? Unification of Newfoundlands into Confederation of Canada colonies such as India and Nigeria also became sensitive because of their participation in the war. The population in Greece became increasingly aware of their own power and Britain's fragility. Now, let me ask you 1 and 2. What do you think? What should be the answer? The first one, my dear friends, sticks to the first paragraph or the first few lines. Am I right or wrong? It talks 3 आधा है and faced what? Third cannot be the answer. The first one says the United Kingdom faced an economic crisis after the war in the form of investment, raising inflation, labor strikes. That's it. Apart from this, 40% of the British fleet was wiped out by the Germans. Only first part. You there? समझ रहे हो? Second one says huge economic losses. Of course, that is covered in the first part. National crisis, but also had to deal with the growing assertiveness of the colonies, which happened as a result of their participation in the First World War. ये तुम्हारा पूरा paragraph cover करता है, and that's why second becomes your summary. Third doesn't become the summary. Fourth talks about too much of details. जो मैंने कहा था, we don't want the details.
Fourth one, fifth one, talking only about one part of the paragraph. Kartiki, good job. ठीक है. Tejas, what happened? Good job, Kartiki. Good. So you're good at this. You're trying to understand. You're answering it. Very confusing, Ritika. See, Ritika, I'll explain. Puzzled. Ritika, I will explain. जब हम कोई स्टोरी नरेट करते हैं, ठीक है, लेटेस्ट मूवी कौन सी थी, आप लोगों ने वो देखा कि नहीं, क्या मालूम, अभिषेक बच्चन जिसमें वेब सीरीज कर रहा था, आप लोगों ने देखा क्या? नहीं देखा रहेगा तो चलो मैं कोई दूसरी मूवी, शोले मूवी देखी है? शोले मूवी देखी है? शोले शोले मूवी देखी रहेगी ना, बाय डिफॉल्ट शोले हर कोई देखता है ना? और वो कैरेक्टर्स अपने घर पे ही होते हैं. गब्बर रहता है घर पे, एक सांबा रहता है, ठीक है, ठाकुर भी रहता है, तो ये सब अपने घर के कैरेक्टर्स भी होते हैं. तो शोले मूवी अगर मैं आपको समराइज करने बोलूँ रितिका, तो आप उसे पूरा समराइज करोगे ना, कि लूटमार चलती थी, चंबल में गब्बर रहता था, उसकी एक फौज थी, ठाकुर ने उसे पकड़ लिया था, फिर ठाकुर के हाथों से वो छूट गया था, हाथों से छूटा, ठाकुर के हाथ काट दिए, बट फाइनली विल ऑल्सो कंक्लूड कि यार गब्बर मर भी गया, है ना? दिस इज कॉल्ड एज समरी. ठीक है, यहां पे जब मैं समरी पूछता हूं तो ये नीचे के लाइंस भी तो उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना इकोनॉमिक क्राइसिस इंपॉर्टेंट है. एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? करेक्ट है ना? जितना नीचे के लाइंस इंपॉर्टेंट है, ऊपर की लाइन जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी नीचे की भी है. तो जब भी हम समराइज करते हैं, समराइज हमको पूरा फुल समराइज करना है ना, हम आधा चीज समराइज नहीं कर सकते, हम एक लाइन समराइज नहीं कर सकते. समराइज क्या होता है कि पूरा पैराग्राफ हमें बताना है. तो जब मैं ये सारे ऑप्शंस देखता हूँ, मैं फर्स्ट वाला इसलिए एलिमिनेट करता हूँ बिकॉज इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट द इकोनॉमिक थिंग. सेकेंड वाला टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिक लॉसेस भी बताया और नेशनल क्राइसिस भी बताया. थर्ड वाला आधा है ना? फोर्थ वाला बता रहा है अगेन अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है, और बहुत सारी डिटेल्स, फिगर्स बहुत ज़्यादा डाल रहा है. डिटेल्स नहीं चाहिए समरी में, ज़्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए. फिफ्थ वन अगेन सिर्फ एक पार्ट बता रहा है, दूसरा पार्ट नहीं बता रहा है. सो डेफिनेटली सेकेंड बिकम्स योर करेक्ट आंसर्स. कितने लोग को नहीं समझा है? समझा? अपना एक्सप्लेनेशन ही बहुत भारी रहता है कि समझ में आना चाहिए. नहीं समझा रहेगा तो बताओ, आई एक्सप्लेन अगेन, है ना? चलो एवरीबडी इन, यहां तक सबको समझा? किसी को भी सवाल है पूछ लो. लाइफ में कभी सवाल नहीं रखने के, यू शुड ऑलवेज आस्क. ठीक है, यू शुड ऑलवेज आस्क. जब हम पूछते नहीं है, हम खुद के एजम्पशंस डाल देते हैं, और एजम्पशंस पे आप हमेशा अटकोगे, पछताओगे. ठीक है, डन. चलो नाउ दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. सेंट्रल, रिडेंडेंट और एंसिलरी के मैंने बताया था. सेंट्रल मतलब वो पैसेज में कहीं ना कहीं लिखा होगा तो उसे हम कहते हैं सेंट्रल. रिडेंडेंट मतलब वो कहीं पे लिखा नहीं होता है. एंसिलरी मतलब इट इज अ सपोर्टिव स्टेटमेंट, उसको हम कहते हैं एंसिलरी. चलो दिस इज सिंपल. थर्ड वाला थोड़ा सा एंसिलरी फाइंड आउट करना डिफिकल्ट रहेगा, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज वेल. सो कीप अप योर गुड फाइट. कम ऑन, स्टार्ट. Ritika, Yojana, I want answers from you. Fourth is central, okay. Jugal says one. Fourth का one बता रहा ना, ऐसा ऐसा टाइप करके भेजो. फोर्थ वन, फिफ्थ टू, सिक्स्थ वन, जो भी रहेगा वैसा टाइप करके भेजो. फोर्थ वन, ओके. योजना, गुड योजना.
गुंजन, व्हाट इज योर आंसर? गुंजन, कृतिका, कार्तिकी, रितिका, अच्छा चलो रितिका का भी आंसर है। फिफ्थ इज सेंट्रल कृतिका, ओके वेरी गुड। कार्तिकी सेज फोर्थ, गुंजन इसका 3, ओके। 6 का तो मैंने आंसर दे दिया था, 6 का मैंने आंसर दे दिया था। स्मार्ट है तू, है ना? फिफ्थ का रितिका सेज 1, ओके। स्वाति सेज 2 फिफ्थ का। वेरी गुड अक्षता, ऐसा लिख के भेजो। चलो, सेंट्रल मतलब क्या होता है? जो पैसेज में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है, ठीक है। सेंट्रल क्या होता है? जो पैसेज में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल, है ना। रिडंडेंट क्या होता है? जो पैसेज में लिखा हुआ नहीं होता, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द पैसेज, ठीक है, उसको हम कहते हैं रिडंडेंट। एंसिलरी क्या होता है कि इट इज अ सपोर्टिव स्टेटमेंट, नॉट मेंशन्ड क्लियरली इन द पैसेज, बट इफ यू गो थ्रू इट वी अंडरस्टैंड यस इट इज अ सपोर्टिव स्टेटमेंट। बैड इन्वेस्टमेंट्स हुई रहेगी इसलिए 300 मिलियन पाउंड्स का लॉस हुआ है, तो 300 मिलियन पाउंड्स लिखा हुआ है, दैट्स अ नेट फाइनेंशियल लॉस। बट ये नहीं लिखा हुआ रहता है कि वॉज अ रिजल्ट ऑफ बैड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, but we can say it is लिखा हुआ, not directly written in the passage, but we can say it's an ancillary, maybe a supportive statement है, उसके लिए हम लोग उसे ancillary में डालते हैं। Now Britain should have more regard for soldiers from colonial states in the war, इसको आप बोल रहे हैं redundant, है ना। Let's read the passage। अब ये लाइन पढ़ के मुझे बताओ, ट्रेडिशनली लॉयल डोमिनियंस सच एज न्यूफाउंडलैंड वेर डीपली क्या लिख रहा है 5-3 डिसइल्यूशनड बाय ब्रिटेन्स एपरेंट डिसरिगार्ड फॉर देयर सोल्जर्स। अब मुझे बताओ फिफ्थ का क्या है? कार्तिकी, कृतिका, तेजस, सिद्धि, निधि, जुगल, why 3? चलो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, ठीक है। व्हाट इज सेंट्रल? जो पैसेज में लिखा हुआ होता है। नाउ लेट्स रीड दी थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। द नेट फाइनेंशियल लॉस ऑफ 300 मिलियन पाउंड्स वाज द रिजल्ट ऑफ बैड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, वाज द रिजल्ट ऑफ बैड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा, मुझे पता है तुम लोग को नहीं समझा है, ठीक है, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। द नेट फाइनेंशियल लॉस was therefore approximately 300 million pounds, less than 2 years investment compared to the pre-war average rate, and more than replaced by 1928. Does it anywhere mentions that it was a result of bad investment policy? सिर्फ ये वाली चीज मुझे समझो।
है ना? डज इट एनीवेयर मेंशंस कि ये क्या है करके? कहीं पे भी नहीं लिखा है, सिर्फ उसने कहा है कि द नेट फाइनेंशियल लॉस वाज देयरफॉर अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन पाउंड्स, ये उसने बताया है। बट वॉज इट अ रिजल्ट ऑफ बैड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये कहीं पे लिखा हुआ है क्या? कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है ना? सो इसलिए हम इसे कहते हैं एंसिलरी, कि ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं। Britain should have more regard for soldiers from colonial states in the war. यहाँ पे क्या लिखा है कि यार न्यू फाउंडलैंड वर डीपली डिसइल्यूशनाइज्ड बाय द ब्रिटेन्स अपरेंट डिसरिगार्ड, मतलब उनको बुरा लगा बाय द ब्रिटेन्स disregard for their soldiers, eventually leading to the unification of Newfoundland into the Confederation of Canada। मतलब ये न्यू फाउंडलैंड के जो जवान थे, ठीक है, उनकी ब्रिटेन ने इज्जत करनी चाहिए थी, ऐसा ये कह रहा है। ब्रिटेन should have had more regard for soldiers from colonial states in the war। पैसेज सेम लाइन को अलग इसमें प्रिंट करके बता रहा है। apparently Britain's apparent disregard for their soldiers, apparently disregard for their soldiers, so it is directly mentioned in the passage, should have had more regard, disregard means one and the same, no? Are you there with me? है ना? डिसरिगार्ड मतलब क्या? शुड हैव हैड मोर रिगार्ड, उसका अपोजिट क्या आएगा? डिसरिगार्ड, है ना? सो डेफिनेटली डिसरिगार्ड का अपोजिट क्या आएगा? शुड हैव हैड मोर रिगार्ड। तो वही वो यहाँ पे बता रहा है, ब्रिटेन शुड हैव हैड मोर रिगार्ड फॉर सोल्जर्स फ्रॉम कॉलोनियल स्टेट्स इन द वॉर। और पैसेज बता रहा है कि देयर वाज अ डिसरिगार्ड फॉर द सोल्जर, जिसके वजह से क्या हो गया? ये सारे कॉलोनीज बोले कि भाई अभी हम भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, एंड वी वांट आवर इंडिपेंडेंट कंट्री। दिस इज कॉल्ड एज कॉलोनियल रूल्स, यू नो। कॉलोनीज किसको बोलते हैं? अपनी गली की कॉलोनी नहीं, दारे बाजूच्या कॉलनीतून दूध घेऊन ये ना, दिस इज व्हाट वी से। सो दिस इज नॉट द कॉलोनीज, दिस कॉलोनीज इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है? हम हमारी गली की कॉलोनीज को नहीं समझे कि 2 कॉलोनी छोड़ के तीसरे कॉलोनी में अपना दोस्त रहता है ना, तो वो वाली कॉलोनी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। You're getting my point? This colonies are the countries which were ruled by the British, and this British did not have what we say love, affection or care for the soldiers who were fighting from these colonies for British, and that's why these people became assertive and started fighting against British, है ना? So फिफ्थ वाला भी सेंट्रल आ जाता है। रिडंडेंट कब होता है? व्हेन इट इज नॉट मेंशन्ड बट दिस इज मेंशन्ड, ठीक है? एंसिलरी कब होता है? कि जब वो लिखा हुआ रहता है बट क्लियरली इंटरप्रेट नहीं किया जाता। यहाँ पे ये क्लियरली इंटरप्रेट किया जा रहा है ना। यहाँ पे क्या है? बैड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज लिखी हुई नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसरिगार्ड है। तो डिसरिगार्ड मतलब क्या है? डिसरिगार्ड मीन्स हैव हैड मोर रिगार्ड, इट इज अ सिमिलर वर्डिंग्स। बैड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का सिमिलर वर्डिंग्स है क्या कहीं पे लिखा हुआ? कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। कितने लोग को नहीं समझा? रितिका, बाय द वे वेरी गुड, यू आंसर्ड इट करेक्टली। जो जिसको पहला क्वेश्चन पजल लगा था उसने ये वाला क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व किया, सो वेरी गुड। करेगा ना मैं रिपीट? मैंने एग्जाम्स में रिपीट नहीं किया, एक्सप्लेनेशंस मैंने बहुत बार रिपीट किया, ठीक है? इस बात को समझो। व्हाट इज सेंट्रल? सेंट्रल मीन्स एनीथिंग दैट इज बिन मेंशन्ड इन दिस पैसेज। For example, when you propose someone and that person say I like you as a friend, means that we can't be in a relationship, that is called as central, है ना? ये सेंट्रल चीज होती है। सेंट्रल क्या होता है? कि पैसेज में वो चीज लिखी हुई होती है। एनीथिंग दैट इज रिटन, एनीथिंग दैट इज रिटन इज कॉल्ड एज सेंट्रल, है ना? दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रल।
ये चीज दिमाग में रट लो, एनीथिंग दैट इज रिटर्न इन द पैराग्राफ इन द पैसेज वी कॉल इट एज सेंट्रल। रिडंडेंट मतलब लिखा हुआ नहीं है ना, ये क्या हुआ, रिडंडेंट मतलब लिखा हुआ नहीं है, व्हेन इट इज नॉट मेंशन्ड। फॉर एग्जाम्पल बैड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज कहीं पे भी पैराग्राफ में लिखा हुआ नहीं है, बट 300 मिलियन का फाइनेंशियल लॉस लिखा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं रिडंडेंट। मे बी दिस स्टेटमेंट इज जस्ट अ सपोर्टिव स्टेटमेंट, तो उसको हम रिडंडेंट कहते हैं, ओ सॉरी एंसिलरी कहते हैं। रिडंडेंट मतलब जो लिखा हुआ नहीं, एंसिलरी क्या होता है, आधा लिखा हुआ चीज रहता है। जैसे हम लोग ने पहले इसमें किए थे प्रोबेबली ट्रू, प्रोबेबली ट्रू कंसेप्ट पता है ना आप लोगों को, जो मैंने सिखाया था प्रोबेबली ट्रू, तो वो चीज आप एंसिलरी में डाल दो, वो चीज आप एंसिलरी में डाल दो। प्रोबेबली ट्रू लिखा हुआ नहीं रहता है, बट लाइंस से दैट दिस मे बी वन ऑफ द रीजन, सो वी कॉल इट एज एंसिलरी। सेंट्रल इज रिटर्न इन द पैसेज, यहां पे सिर्फ वो लोग ने वर्डिंग्स चेंज किए, अपोजिट्स और मीनिंग्स, ये सिर्फ वर्डिंग्स चेंज हुए, और वर्डिंग्स चेंज हुए इसकी वजह से हम उसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज सेंट्रल। इट इज रिप्रेजेंटेड इन द पैसेज, सो वी कॉल इट एज सेंट्रल। एनीथिंग दैट इज रिटन, ये सेंट्रल आइडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों में कंफ्यूज मत। सेंट्रल आइडिया मतलब पूरा पैसेज टॉकिंग अबाउट समथिंग, सेंट्रल मतलब इफ इट इज रिटर्न इन द पैसेज, ठीक है, गेटिंग मी। कितने लोगों को अभी भी सवाल है, इस पे सवाल पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस, इफ नो वी विल मूव ऑन टू द सेकंड वन। इट इज नॉट डिफिकल्ट, मेरा पहला पैसेज आप सबको हमेशा डिफिकल्ट लगता है, सेकंड थर्ड फोर्थ तक एवरीबडी विल बी ऑन ट्रैक एंड यू विल से कि हाँ मुझे समझ रहा है समझ रहा है समझ रहा है। रिडंडेंट मतलब जो लिखा हुआ नहीं है, इतना सिंपल है। रिडंडेंट मतलब जो लिखा हुआ नहीं है, तू किसी को चाहता है, तेरे किस्मत में वो लिखी हुई नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज रिडंडेंट, है ना। तू कितना भी हाथ पैर मार, तेरी किस्मत बोलेगी रिडंडेंट, है ना। और इससे सिंपल बताओ, गॉट इट वामशी? अच्छा, आई एम जस्ट किडिंग, ठीक है। मैं ऐसे ये चीज़ों पे एक्सप्लेन करूँ तो जल्दी समझ में आता है, ठीक है। रिडंडेंट मतलब जो लिखा हुआ नहीं। डन, वी मूव ऑन टू दी नेक्स्ट पैसेज। चलो, रीडेबल है, पढ़ सकते हैं। We will do only second two passages today, and then again we will meet on Wednesday and we'll complete this entire topic. Zoom in. Okay, I'll try to. अब आ रहा है? Just tell me how do I move the cursor. ऍक्च्युली ओव्हर झूम होत आहे सर. ओव्हर झूम झालं? सर तुम्ही होतं तेवढंच ठेवा, आम्ही झूम करू. ठीक आहे ठीक आहे, कमी केलं मी. ज़्यादा जूम होने के बाद वो बाबू भैया जैसा लिखता रहेगा ना एक एक वर्ड. चलो फाइट करो, बताओ व्हाट कैन बी द आंसर.
Scroll, sir. Yep, done. एवढाच पॅसेज आहे का? Yes, संपला. Smaller one for you people. It's a small passage. Focus on it. Mansi is like पहले से एकदम. Sir, I'm confused between 1 or 2. One and 2. 1 and 2. Okay. Yeah. Okay. 1 and 4. Fourth, sure. Aditi says 3, 3. Tejas says 1. Kritika 1. Ganesh. Gokul, what's your answer? Gokul, Prachit. Why, Gokul, do you think it's 5th? Two or 1? Now we have to understand the title for this passage. First one नहीं हो सकता, ठीक है? What does it talking about? What does it talking about? You know? Perfect? No. 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 I come the science of logic. यार टाइटल क्या होता है? What is title? बर्फी पिक्चर में उसका नाम था बर्फी, उसके ऊपर ये मूवी थी ना. MS धोनी पिक्चर में MS धोनी के ऊपर मूवी थी ना. दैट्स कॉल्ड एज द टाइटल ना. पद्मावती में पद्मावती के वजह से कितने लफड़े हुए उसके ऊपर मूवी थी ना. So basically what I am trying to say, how do you choose a title? What are they talking here? What is the highlighting thing? It is talking about philosophical logic. So what will be your title? Third one. ठीक है, what will be your title? Third one. Why it will be first and second and fourth? Science of logic हो नहीं सकता. फर्स्ट वाला टाइप्स ऑफ लॉजिक नहीं हो सकता बिकॉज इट टॉक्स अबाउट फिलोसॉफिकल लॉजिक. फिलोसॉफिकल एंड मैथमेटिकल लॉजिक, ये फिर भी मैं इसको क्लोज समझ सकता हूँ कि ठीक है चलो इसमें थोड़ा सा आपको क्लोज हुआ, कन्फेशन हुआ, ठीक है. फिलोसॉफी ऑफ लैंग्वेज, ये सिर्फ वन पार्ट ऑफ इट इज बिन कवर्ड, बट उसके ऊपर लॉजिक के ऊपर नहीं आ रहा है. सो बेसिकली आप बोल सकते हो ये 3 और 2 में कन्फ्यूजन है, कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ, ठीक है. 2 हो नहीं सकता बिकॉज अगेन मैथमेटिकल लॉजिक इज अ पार्ट ऑफ इट. उसने पूरा फिलोसॉफिकल लॉजिक बता, और वो बता भी रहा है कि दैट फिलोसॉफिकल लॉजिक इज द कंटिन्यूएशन ऑफ लॉजिक, है ना. इट इज टॉकिंग मोर अबाउट फिलोसॉफिकल लॉजिक एंड नॉट अबाउट द मैथमेटिकल लॉजिक. दैट इज हाउ वी कॉल इट एज अ टाइटल, ठीक है.
सो फिलोसॉफिकल लॉजिक इज योर करेक्ट आंसर. थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, कोई बात नहीं. सेंट्रल आइडिया, आप सेंट्रल आइडिया हाईलाइटिंग पॉइंट ढूंढ के निकालो, ठीक है, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए अभी. This is the central idea of the passage. What does the passage highlights? What does it talk about? That is what I want to know. Yojana, I want answers from Yojana, Ritika, Kritika, Kartiki, Devesh, Divya, Sai, Ganesh, Gokul. I want answers from you. नहीं समझा रहेगा तो वो भी बताओ. टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड क्या आएगा. That's what I am trying to check. क्या चल रहा है, so that मुझे भी समझे कि तुमको कितना समझ रहा है. What is it? जाऊ दे, आपल्याला त्याच्यात पैसे नाही भेटणार. Kritika says it's 2. Okay. Fifth can't be the answer. Fourth can't be the answer. Akshata says 2. चलो बताओ. Ganesh says 1. Okay. It may be 2. Okay, Ritika. No problem. Yojana says it's 2. Okay. What is the central idea of the passage? Central idea क्या बोल रहा हूँ? What does it say? चलो मैंने तो 2 एलिमिनेट कर दिए, 4th and 5th.
the history of logic and its various type and their applications. The history of logic ये हाफ है, इट इज नॉट कंप्लीट, इसलिए थर्ड भी एलिमिनेट हो जाता है. अब बताओ. Two. Why two? Don't come with the answers. एकदम first. Why first? You have to explain me. क्यों second लग रहा है और क्यों first लग रहा है. ऑप्शन दे दिया, मुझे एक्सप्लेनेशन भी चाहिए ताकि मुझे समझे आपको कितना समझा. नहीं तो क्या मतलब. I need to know how much you understood. No? What is the central idea of the passage? It not only shows the growth, but उसमें इम्पोर्टेंस भी दिया है, कैसे अप्लाई किया है वो भी दिया है, तो इसके वजह से 2 ही लगे फिर. It talks about significance as well as okay. चलो unmute yourself and explain me like what went wrong. मतलब क्या है first second में, what is the answer? Second because of philosophy. Because philosophy and logic are 2 main pillars of this passage. So second. So philosophy and logic is also mentioned in the first one. Then why not first? सर वो फिलोसॉफिकल दिया है, मतलब कुछ तो उसके बारे में बता रहा है, वो डायरेक्टली फिलोसॉफी पे ऐसा मतलब हाईलाइट कर रहा है. Does philosophical and philosophy are 2 different words? Read the first word of the passage. मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ तुम लोग से कि तुम कहाँ पे अटक रहे हो, ताकि मैं कुछ समझ पाऊँ और मैं समझा के कुछ बता पाऊँ. पता ही नहीं चल रहा तुम कहाँ पे अटक रहे हो. So that's why I'm coming back at your position and trying to understand. कौन अनेबल टू कनेक्ट हो रहा है भाई? क्या हो गया देवेश? व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? अनेबल टू कनेक्ट क्यों हो रहा है? Why one? Why one? What happened? They just jumped to one. What happened? One. चलो बताओ why one? मैं तो बताऊंगा ही. That is why I am here. मैं तो बताऊंगा ही. पैसेज पढ़ो. तुम लोग क्या कर रहे हो ना, तुम्हारा कहाँ पे गलत जा रहा है वो मैं बता रहा हूँ. हाँ वही मैंने तेरा अभी व्हाट्सएप देखा, तेरा मैसेज और हो रहा है ना, कनेक्ट हो रहा है ना. अभी मैसेज कर रहा है मतलब कनेक्ट हो रहा है. ठीक है. इफ़ यू रीड दी पैसेज यू विल कम टू नो व्हाट इज दिस पैसेज. ये सेंट्रल आइडिया मतलब ये पैसेज क्या बात कर रहा है. इट टॉक्स अबाउट हाउ फिलोसॉफिकल लॉजिक केम इनटू पिक्चर एंड देन वेयर इट गॉट रिलेटेड एंड द सिग्निफिकेंस और वो सब चीज़ें जो यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है.
परफेक्ट नो रितिका, है ना? तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, तुम लोग में से कोई भी ना ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो। जैसा तुम ध्यान से पढ़ोगे, इफ यू फोकस इट प्रॉपरली एंड रीड इट, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया। सेकंड वाला क्या कर रहा है? सेकंड वाला गलत नहीं, बट इट इज हाफ। इट ओनली टॉक्स अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ फिलोसॉफी इन द स्टडी ऑफ लॉजिक। नो, does it talk about how the philosophy came and how did it have an impact? जैसा यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, the evolution of the branch of logic called as philosophical logic and its significance that may be in the study of logic. No, getting me, my dear friends? This is how tricky the questions are and this is how we misinterpret it. सेकेंड वाला इज टॉकिंग ओनली अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशंस जो तुम फिलोसॉफी को इन द स्टडी ऑफ लॉजिक कर सकते हो। बट इज द पैसेज ओनली अबाउट दैट? द पैसेज टॉक्स अबाउट दिस, नो, with formal description of natural language, most will assume that bulk of normal proper can be captured by logic when you can find the right mode of translating that into logic। ये लिया है, आगे उसने बहुत कुछ लिखा है ना? इट इज़ अ कंटिन्यूएशन करके भी लिखा है ऐसे, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रेडिशनल डिसिप्लिन दैट वाज कॉल्ड लॉजिक बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। सो इट टॉक्स अबाउट, इस क्वेश्चन ने कंफ्यूज इसलिए किया क्योंकि मैंने तुम लोगों को बहुत सोचने पे मजबूर किया। पैसेज को पूरा पढ़ लो और फिर उसको पूरी तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करो। इट वॉज द क्लोज आंसर्स, और वर्बल में हमेशा क्लोज आंसर्स ही आते हैं क्योंकि वर्बल में कोई फॉर्मूला नहीं होता, इट कम्स ओनली विथ प्रैक्टिस। इसलिए आई एम गोइंग टू टेक योर टॉपिक फॉर दिस वीक ताकि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस मिले और आप इसको समझे, है ना? आप इसको समझे, इसके लिए तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, बट दैट इज नॉट द पैसेज, नो, सिमिलर लगते हैं। चलो थर्ड वन पढ़ो जल्दी जल्दी। दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे and we meet up Wednesday थोड़ा जल्दी मिलो so that we cover up the topic. Which of the following best summarizes the passage given above? या श्योर, देख लो। अक्षता says 3, तेजस 3, सिद्धि 3, ओके। कृतिका, प्राचित, गुंजन, अमीर 3, ओके। स्क्रॉल अप, ये कौन सा ऑप्शन है? थर्ड वामशी से सेकंड, थर्ड योजना से 3, ओके। 3, जुगल 3, प्राचित 3, दिव्या 3, वेरी गुड। Ritika, where is your answer? Mansi says 3, Krupa 3, okay. Ritika says 3, okay. Amir, तेरा आंसर नहीं आया। Amir Sheikh, प्रियांशी, वेरी गुड 3, गुंजन, कार्तिकी, कृतिका, फोर्थ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, देख लो। बोला क्या बोला? ओके, वेरी गुड आमिर। गणेश, गोकुल, व्हाट्स योर आंसर? देवेश, समीर है कि नहीं आजकल? कृतिका से 3, गोकुल 3, कार्तिकी 3, ओके, वेरी गुड। साई,
Shubhani 3, Ashish says 3, Vishal, what is the answer? Aditi, what is the answer? Nidhi says 3, very good. Vishal, good. Ganesh 3, okay. Devesh 3, okay. Now third is the correct answer. Brilliant guys. आप कैसे आया बराबर? हाँ, अब कैसे आया तुम लोग को बराबर? प्रॉब्लम क्या होता है ना, बहुत जोर दिया, परफेक्ट, लास्ट क्वेश्चन था, अगेन परफेक्ट। पॉइंट क्या होता है ना कि हम लोग ना फोकस्ड नहीं रहते। जब आप फोकस्ड रहोगे सो इट विल बी इजी। अगर तुम्हें कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जैसा थर्ड वाला किया। 10, 11, 12 एंड वी एंड दिस लेक्चर। ओवर थिंकिंग मे बी, बहुत ज़्यादा सोचते हैं हम। रिडेंडेंट मतलब जो लिखा हुआ नहीं है। जो लिखा हुआ होता है उसे हम सेंट्रल कहते हैं। एंसिलरी इज अ सपोर्टिंग स्टेटमेंट। चलो 11th 10th 11th 12th बताओ, फटाफट पोस्ट करो। टेंथ का 3, ओके। और कौन फोन पे फोन किए जा रहा है? So let's go with this. People must study logic in order to be better orators or debaters. मतलब आपको अगर अच्छा बात करना है या डिबेट करना है तो पीपल मस्ट स्टडी लॉजिक। दिस इज व्हाट दे मीन टू से, राइट और रॉन्ग? इफ आई कम हियर, स्टडिंग लॉजिक एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लॉजिक एंड ऑर्डिनरी स्पीच कैन हेल्प पर्सन बेटर स्ट्रक्चर हिज ओन आर्ग्यूमेंट्स एंड क्रिटिक द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर्स। अब बताओ ये सेंट्रल है कि क्या है? 10th वाला। रिडेंडेंट मतलब जो लिखा हुआ ही नहीं है, देयर इज नो लाइनिंग, कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं रहता। 11th क्या आएगा सिद्धि? 10th पूछ रहा हूँ मैं। 10th आ गया सबको? 10th का 2 नहीं आएगा ना कार्तिकी? रिडेंडेंट मतलब जो लिखा हुआ नहीं है ना? रिडेंडेंट मतलब क्या होता है कार्तिकी? जो लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना? पीपल मस्ट स्टडी लॉजिक इन ऑर्डर टू बी बेटर ओरेटर्स एंड डिबेटर्स। अगर आपको अच्छा बात करना है, डिबेट करना है, को यू शुड स्टडी लॉजिक, ऐसा ये कह रहा है 10th वाला क्वेश्चन। पैसेज कहता है ना, स्टडिंग लॉजिक एंड द रिलेशनशिप बिटवीन लॉजिक एंड ऑर्डिनरी स्पीच कैन हेल्प पर्सन स्ट्रक्चर हिज ओन आर्ग्यूमेंट्स। तो बता रहा है लॉजिक सीखोगे तो कर पाओगे। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? तो 10th का क्या आ जाता है? 1 सेंट्रल आ जाता है। 12th का नॉन स्टैंडर्ड लॉजिक इज सेल्फ सफिशिएंट एंड डज नॉट नीड असिस्टेंस फ्रॉम फिलोसॉफिकल लॉजिक टू एड इट्स डेवलपमेंट। ये कहीं पे भी ये लाइन लिखा है क्या? है ना? तो क्या आ जाता है सीधा? रिडेंडेंट। इट इज नॉट सप्लीमेंट्री, कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है ही नहीं, तो वी कॉल इट एज रिडेंडेंट। Natural languages form the basis of philosophical logic। क्या आएगा?
Is it mentioned anywhere? है ना? तो जब लिखा हुआ रहता है कोई भी चीज तो हम उसे क्या कहते हैं? वन, दैट इज सेंट्रल। कितने लोग को नहीं समझा? कार्तिकी समझा? कृतिका समझा? गॉट इट? वेरी गुड कृतिका। गुंजन आपको समझा? प्रियांशी समझा? दिव्या, जम्मू, आशीष, गोकुल, गॉट इट? एवरीबडी गॉट इट? विशाल, स्वाति, वेरी गुड। समझा? मानसी, वेरी गुड। सो दिस इज ओनली द 2 पैसेजेस। ये तो आपने सिर्फ 12 क्वेश्चन किए, मैंने टोटल 30 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए। So this is only the 12 questions that you have given. Now you are coming on the track, but we stick to 1.5 hour meetings. So we stop this lecture here, and soon we will meet on Wednesday, same time 8 o'clock. थोड़ा जल्दी आया करो,